Most BJP spokespersons feel very strongly and passionately about Mr. Sharad Pawar. Somehow or the other. At the moment, with us from the Aam Aadmi Party, we have Mr. Sandeep Katke, our old friend, Advocate Sandeep Katke. He's been waiting for some time. I must apologize to him. Sandeep Katke साहब, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, आप दोनों को भी नमस्कार. How are you, sir? How are you, sir? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी. सर, तो अडानी जी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को लेकर के वो भी शुरू हो गया. यस, इलेक्शन के मीटर के ऊपर, स्मार्ट मीटर्स के ऊपर शुरू हुआ है. फिर जितनी भी अदानी को जमीन दी है, हमने अभी परसों मुंबई बचाओ समिति बनाई है. उस समिति में मुलुंड के लोग हैं, विक्रोली के लोग हैं, कुर्ला के मदर डेयरी के लोग हैं, साइन हॉस्पिटल के जो बचाव समिति वहां के लोग हैं, धारावी बचाओ आंदोलन के लोग हैं, एयरपोर्ट के स्लम के लोग हैं. तो जितने पीड़ित लोग हैं, जहाँ जिनकी जमीन जो है सरकारी जमीन, वो बीजेपी ने अपने फेवरेट बिल्डर्स को दी है, तो वहां के सभी लोग जो है वो इकट्ठा कर उन्होंने मुंबई बचाओ समिति बनाई है. क्योंकि मुंबई को अगर बचाना है तो मुंबई की जो सरकारी जमीन है उसको बचाना पड़ेगा, मुंबई के स्वास्थ्य को बचाना पड़ेगा. तो इस प्रकार से परसों आपने देखा होगा, कल ही मेरे ख्याल से वडेट्टीवार जी ने भी ये मुद्दा उठाया कि अदानी को जो जमीनें दी गई 1253 एकड़ जमीन जो है अब तक अदानी को धारावी के नाम पर दी जा रही है. इसमें मुलुंड से लेके मुलुंड, विक्रोली, फिर कांजूर मार्ग, फिर गोंडी का मानपुर का डंपिंग यार्ड, फिर कुर्ला का मदर डेयरी, धारावी की रेलवे की जमीन, बीकेसी की जमीन, ऐसे काफी जमीन जो है 1253 एकड़ पूरी जमीन जो है अदानी को दी जा रही है. तो सरकार जाते जाते ये भयानक लूट जो है मुंबई करों की कर रही है, और हमने इसी के खिलाफ एक मुंबई बचाओ समिति की स्थापना की है. कल हम लेटर भेजने वाले हैं सीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, विधान परिषद, विधानसभा दोनों को, और हम चाहेंगे तो मुंबई बचाओ समिति में कौन कौन है सर, जरा बताएं प्लीज. मुंबई बचाओ समिति में मुलुंड की लोग हैं. मुलुंड में 7,500 पीएपी का प्रोजेक्ट लाया है. उसके बाद में मुलुंड की डंपिंग यार्ड की जगह, ऑक्ट्रोय नाके की जगह धारावी वालों के लिए देने के लिए जो जीआर निकाला, उसके खिलाफ मुलुंड वासी इकट्ठा है. फिर उसके बाद में विक्रोली विकास मंच है, वहां के लोग इकट्ठा है. विक्रोली का जो सॉल्ट पैन की जो जगह है वो दी जा रही है अदानी जी को. फिर उसके बाद में कुर्ला की मदर डेयरी की जगह जो है वो अदानी जी को दी है. तो उनकी उधर एक लोक चलवल नाम की एक मूवमेंट शुरू है, जहाँ पे कुर्ला के स्थानिक लोग साथ में आए हैं, तो वो इसमें जुड़े हैं. फिर साइन हॉस्पिटल बचाओ समिति जुड़ी है. साइन हॉस्पिटल की 10 एकड़ की जमीन जो है वो लोधा बिल्डर को दी गई, तो वो लोग जुड़े हैं. फिर धारावी बचाओ आंदोलन के सभी लोग हैं. तो इस प्रकार से मुंबई में जितने भी पीड़ित लोग हैं, जो जिनकी जमीनें जो है वो अदानी या लोधा को दी जा रही है, तो ऐसे सभी लोग इकट्ठा कर सब लोग ने मिलकर मुंबई बचाओ समिति की स्थापना की. सर, यहाँ पर ये चीज बताएं संदीप पाटके साहब, अब ये भी क्या हुआ है कि मतलब ऐसे हो गया कि जैसे मस्ती हो रही हो, मतलब हंसी मजाक हो रहा हो, और हंसी मजाक में मोबाइल के रेट्स बढ़ गए, न जाने मतलब बिजली के रेट्स बढ़ गए, जमीनें उठा के ऐसे परोस दी गई जैसे मिठाई बांट रहे हो. ये हो क्या रहा है सर? What is happening? यही सब पूरी जो लूट है, ये सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार आखिरी सांसें गिन रही है. तो उनकी आखिरी सांसें गिनने के समय पे जितने लूट सकते हैं तो सब लूट चालू है. जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी जितने भी कंज्यूमर है मोबाइल के, वो सब व्यस्त, मतलब त्रस्त हो गए हैं. मैं आज खुद गया था, मुझे मेरे ड्राइवर के लिए सिम लेना था, तो देखा तो 350 रुपए अभी रिचार्ज प्रीपेड चल रहा है. यानी जो गरीब जनता है वो पहले ही महंगाई से पीड़ित है, और उसमें ये सब चीजें होने की वजह से, जैसे ये ट्राई ने भी उनको दिया है अप्रूवल, ऐसे काफी चीजें हैं जिसके ऊपर से ऑलरेडी सब पब्लिक जो है एकदम त्रस्त है. काटके साहब, यही आप बार बार देख रहे हैं कि मोनोपोली इंडिया अलायंस के विजय वडेट्टीवार यही हाईलाइट किया कि पूरे महाराष्ट्र, मुंबई आपने ये मोनोपोली ऑफ अडानी अंबानी हो गए. एयरपोर्ट लैंड के पूरे जगह, राइट फ्रॉम अंधेरी, विले पार्ले, सेंटा क्रूज, कुर्ला, साकिनाका, ये पूरा एरिया अडानी को दे दिए. अडानी ले लिया पूरे एयरपोर्ट रिडेवलपमेंट. दूसरा, आप जो लगातार लड़ रहे थे धारावी रिडेवलपमेंट, वो पूरे धारावी रिडेवलपमेंट, आगे जाके मुलुंड का डंपिंग यार्ड भी ले लिया. तो कहां से कहां. और तीसरा, अभी विजय वडेट्टीवार ने कहा कि डायरी डेवलपमेंट, ये 20,000 करोड़ के जगह वो भी अडानी को दे दिए. वो भी तो ये पूरे मुंबई एक्चुअली चला गया अडानी जी को, और यही बगल में हमारे शादी हो रहा है और पूरे बीकेसी बंद है. यानी इतना एक्स्ट्रावेगेंस
ये लोग देख देख के परेशान हो चुका है कि यहाँ आम आदमी के लिए कुछ है कि नहीं। झोपड़ी उद्ध्वस्त कर रहे हैं विदाउट कट ऑफ डेट, आप गरीबों को बाहर करने के 2011 क्या आपने तो ये सब आपने, तो ये क्या, ये इनजस्टिस और इनइक्वालिटी पूरा देश देख रहा है, पूरे महाराष्ट्र देख रहे हैं, मुंबई देख रहे हैं, ये बहुत इफेक्ट होने वाला आगे जाके। हाउ डू यू सी दैट काटके साहब? ये पूरा पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। सत्ता जो है, सत्ता सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है और गरीबों का शोषण कर रही है। तो ये पूरा पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म ही चल रहा है पूरे भारत में, क्योंकि भारत में जैसे हमने देखा बीजेपी की सत्ता आई, तो बीजेपी के जितने भी फेवरेट लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है जैसे कि अदानी है, तो उनके ऊपर जो खैरात बरसा रही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, शिंदे गवर्नमेंट तो कठपुतली है। शिंदे गवर्नमेंट कोई चीज का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि शिंदे गवर्नमेंट को सिर्फ साइन करना है। ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन अमित शाह देंगे, मोदी जी देंगे, तो शिंदे गवर्नमेंट को सिर्फ सिग्नेचर करना है। और ये क्योंकि अभी महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए 2 महीने ही बचे हैं और 1-1.5 महीने के बाद में पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये सरकार जो है जाने वाली है। तब तक जितनी लूट मचा सकते हो उतनी लूट मचा रहे हैं। जैसे हमने अदानी अंबानी जी की शादी भी देखी होगी, तो इतना मतलब एक्स्ट्रा वैगेंजा खर्चा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जो कंज्यूमर के बलबूते पे वो कर रहे हैं। यानी जियो पहला अपने सबको फ्री में सिम बांटे, फ्री में डेटा बांटा, और आप इस प्रकार की लूट जो है वो कर रहे हो कंज्यूमर की, तो इसके वजह से सब लोग पीड़ित है। इसके लिए पूरा पूरा ये क्रोनी कैपिटलिज्म का ही राज जो है वो पूरे देश में साहब, ज्यादातर क्या होता है, मतलब TRAI जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो अलाउ करती है आपको रेट्स इंक्रीज करने के लिए अगर आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, नए इक्विपमेंट में कोई नई इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब आपके कुछ पैसे खर्च हुए हैं, तो जाकर के TRAI आपको अलाउ करती है रेट हाइक। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और सीधा उन्होंने 12.5%, 13%, 14% अलाउ कर दिया सबको। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर काटके साहब? मैं यही बताऊंगा कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनके जो खर्चे हैं, इनके शादी में जितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ से वसूल होंगे? तो गरीबों के जेब से वसूल होंगे। तो इसके लिए जितनी भी सरकारी यंत्रणा है वो सब इनके लिए काम कर रही है। पूरा क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है। और अभी आप बिजली के दाम देखिए, उसके बाद में ये स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। स्मार्ट मीटर के लिए 13,500 रुपए जो है वो खर्चा हो रहा है। अगर आपको आपका प्रीपेड से पोस्टपेड करना है तो उसमें आपका सहमति जरूरत है, लेकिन स्मार्ट मीटर में आपकी कोई सहमति जरूरी नहीं है। ये मतलब सीधा सीधा आपके ऊपर ये थोपा जा रहा है। तो ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था और किस प्रकार से ये जो लूट चल रही है, इसको किस प्रकार से रोकना है? क्योंकि सरकार ही खुद इस सब चीजों में भ्रष्ट है और सरकार ही ये सब चीजों में लिप्त है। जब सरकार ही इन लोगों के लिए काम कर रही है तो आम जनता किसकी तरफ देखेगी? काटके साहब, एक तरफ जो डुअलिटीज है पूरे सिस्टम में, एक तरफ जो लाडकी बहन स्कीम के लिए लाइन बाय लाइन पूरे हर जिले, हर तालुका में महिलाओं का लाइन लगा हुआ कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरे। धक्का मुक्की चल रहा है, भीड़ चल रहा है वो फॉर्म एप्लीकेशन के लिए कि हमको 1500 रुपया मिले हर महीना। तो ये आलम है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से मुंबई हम लोग देख रहे हैं, एक ड्युअलिटी, एक जो गरीब और अमीर के बीच एक बड़ा फासला है, वो इसी स्कीम से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ है फॉर्म के लिए झगड़ा चल रहा है, मारपीट चल रहा है, फॉर्म के लिए लाइन धक्का मुक्की चल रहा है, और एक तरफ है कि पूरे मुंबई रीडेवलपमेंट, अमीरों के शादी, पूरे BKC बंद, अडानी को पूरे मुंबई डेवलपमेंट दे रहे हैं। तो ये कैसे डुअलिटी जो आप देख रहे हैं, बिकॉज आप जमीन से जुड़े हुए लोगों के बीच में रहने वाले, ये गरीब कैसे इस चीज को देख रहे हैं? कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं बजाज साहब, हम लोग की फ्रेंच रेवोल्यूशन कि हम ब्रेड के लिए मांग रहे तो फेंक के बोलते केक खाओ, तो क्या ये रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? काटके साहब देखिए, ये तो लाडली बहन योजना जो है वो सिर्फ एक गिमिक है। अजीत पवार जी ने इसका इनोग्रेशन किया लाडली बहन योजना का, लेकिन उन्होंने उनकी खुद की बहन के साथ में क्या व्यवहार किए पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो इलेक्शन में उनके बहन के खिलाफ उन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन में उतारा, करोड़ों रुपए खर्च किए और अपनी बहन को हराने के लिए जो हो सके वो सब प्रयास किए। और अब ये महाराष्ट्र के लिए एक लाडली बहन योजना आ रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन सर पे है और उनको पता है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन में इनका जो अलायंस है वो बुरी तरह से हारने वाला है। लगभग 200 के ऊपर सीटें जो है वो MUO को मिलने वाली है। तो इसके लिए बौखला गए और इसी बौखलाहट में क्या करें, क्योंकि महिलाओं के पूरे वोट जो है वो किस प्रकार से अपनी तरफ खींचे,
वो सिर्फ एक आभास निर्माण करने के लिए और एक लालच देने के लिए इन्होंने लाडली बहन योजना जो है इलेक्शन के 2 महीने पहले लागू किया, ऐसा मुझे लगता है। ये मोदी जी ने खुलेआम कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले कि आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में है, भ्रष्टाचार में है, क्लासरूम घोटाले में है, पानी घोटाले में है। शिकायत करने वाला सबसे पहले कांग्रेस था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और जब मोदी जी ने एक्शन लिया और जो इन्वॉल्व नेता थे उनको जेल में डाल दिया, तो कांग्रेस इज ब्लेमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर मिसयूजिंग द सेंट्रल एजेंसीज। काटके साहब, तो ये पूरे गिना दिया आप कौन कौन से घोटाले में इन्वॉल्व है मोदी जी। देखिए, सरकार भी उनकी है, सरकारी एजेंसियां भी उनकी है। हमने देखा होगा पिछले समय में जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए वो सब विपक्षी नेताओं के ऊपर किए गए। अगर कोई विपक्षी नेता के ऊपर आरोप होते हैं और वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, साफ हो जाता है। तो वही प्रयास अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हो रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है, वो बीजेपी के साथ में, बीजेपी के भ्रष्टाचार के साथ में जाना नहीं चाहते। तो जब बीजेपी को पता चला कि अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में नहीं आ रहे तो इसको खत्म कर दो, तो खत्म करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जितने झूठे केसेस डाल सकते हैं, जितने ये यंत्रणाओं का मिसयूज कर सकते हैं, वो सब बीजेपी ने किया। और उसी वजह से पूरे भारत में जो हमने देखा लोकसभा इलेक्शन में 400 पार के नारे लगाने वाले 240 पर अटक गए। और आने वाले समय में इन्होंने जो नैरेटिव तैयार किया था पूरे मीडिया में, पूरे पब्लिक में कि हम 400 पार करने वाले हैं, और वो नैरेटिव के तहत उनको 240 सीट मिली। अगर ये इलेक्शन फेयर और फ्री होता, अगर विपक्षी के सब नेताओं को अंदर नहीं डाला जाता, कांग्रेस के अकाउंट सील नहीं किए जाते और विरोधी पक्ष के जितने लीडर्स लोग हैं उनके ऊपर दबाव नहीं होता, कोई किस प्रकार का दबाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी 180 या 170 भी पार कर पाती। और यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है सर। मैं 2 सवाल आपसे पूछता हूँ। पहले तो अनिल, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि राउज एवेन्यू कोर्ट उनको बेल दे देता है, और ये पहली बार मैंने सुना है, बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग द कोर्ट्स टू। आई एम श्योर यू वुड हैव आल्सो बीन सरप्राइज्ड, आपको भी ये बड़ी हैरानगी हुई होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट इसके पहले कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो लोअर कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है, वो पीएमएलए का जो स्पेशल कोर्ट है, इसके पहले कि उनकी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर अपलोड भी हो, उसके पहले ही कोर्ट उसको स्टे कर देता है। ये क्या है सर? मतलब कुछ मिसयूज ऑफ पावर्स है। बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, हम सबको पता है। और एक जज ने अगर डिस्क्रिशनरी पावर में उसको अगर लगता है कि प्राइमा फेसी ऑफेंस जो मेड आउट नहीं होता है, अगर वो बेल देता है, तो उसकी ऑर्डर अपलोड होने के पहले ही सुपीरियर कोर्ट जो है वो किस प्रकार से इंटरवेंशन करेगा, क्योंकि बेल के प्रोविजन में बेल जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। जज को अगर लगता है कि भाई इसकी कस्टडी की जरूरत है, कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत है, तो ही उसको अंदर रखा जाएगा। अदरवाइज उनको अगर बेल देकर स्ट्रिक्ट कंडीशन डालकर उनको रिलीज किया जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इन सभी यंत्रणों का मिसयूज किया गया है, ईडी ने, सीबीआई ने, जिस प्रकार से झूठे हलफनामे डाले, झूठे पेपर्स कोर्ट के सामने डाले, जब कोर्ट ने उनको एक्सपोज किया और अरविंद जी को बेल दे दिया, तो वो बोखलाहट में सुपीरियर कोर्ट जो है उनको इस मामले में इंटरवेन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कुछ दबाव के तहत ही सुपीरियर कोर्ट ने इंटरवेन किया और उनको फिर से उनका बेल का जो एप्लीकेशन था उसके ऊपर स्टे करके उनको फिर से कस्टडी में रखा गया है। और उसके बाद सीबीआई का केस डाल दिया। पानी का पानी होने वाला है, लेकिन अपने विरोधियों को किस प्रकार से प्रताड़ित करना है, किस प्रकार से उनको उनके ऊपर बल का उपयोग करना है, किस प्रकार से उनको मेंटली डिस्टर्ब करना है, ये सभी चीजें जो है वो बीजेपी करती है और बीजेपी की यंत्रणा करती है। पूरा देश तो ये देख रहा है। और उसके ऊपर सीबीआई का केस, मतलब अरविंद केजरीवाल जी देश के इतने बड़े भ्रष्ट आदमी है, ये साबित करने के लिए किस प्रकार से यंत्रणा का मिसयूज किया जाता है ये हमने देखा है। और संदीप पाटके साहब, अरविंद केजरीवाल जी जेल में, मनीष सिसोदिया जी जेल में, सत्येंद्र जैन जी जेल में, और अरविंद केजरीवाल जी के पीएस विभव कुमार, जिनके खिलाफ महज एक्यूजेशन है कि उन्होंने किसी महिला को थप्पड़ मारा, ये कहा गया है, वो अभी तक जेल में है। और यहां पर जो लोग जो हैं लोगों को मार देते हैं, गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं, उनको बेल मिल जाती है। सर कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ विपक्षी लोगों के लिए है। सत्ता पक्ष के साथ में अगर आप हो, आप खून करो, आप भ्रष्टाचार करो, आप डाका डालो, आप लूट मचाओ, आप बलात्कार करो,
आपने देखा होगा कितने बलात्कारी लोग जो थे वो बीजेपी के साथ में आए, फिर उनके बाद में उनके ऊपर समरी रिपोर्ट पुलिस ने फाइल किया। पुलिस ने केसेस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। उल्टा जो महिलाओं ने ये बलात्कारियों के ऊपर केसेस डाले थे, उनके ऊपर पुलिस ने दबाव डाल के कि भाई तुम एक्सटॉर्शन कर रहे हो, इस प्रकार के एक्सटॉर्शन के मामले उनके खिलाफ दर्ज किए। तो ये जो सत्ता का जो अहंकार है, ये पूरा बीजेपी के लोगों में और बीजेपी के सभी जो सिस्टम है उसमें पूरा घुसा पड़ा है। और कैसे भी करके विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्ष के लोगों को तकलीफ देने के लिए जो जो चीजें यूज कर सकते हैं, और वही सब हथकंडे जो है वो बीजेपी यूज करते आ रही है। हमने मुंबई में भी देखा होगा जिस प्रकार से यशवंत यादव हो या रविंद्र वायकर हो। रविंद्र वायकर तो खुद अपने मुंह से वो तो मीडिया में बोलते थे कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, अगर मैं बीजेपी या सिंडिकेट ज्वाइन नहीं करता तो मेरा बीवी, मेरा पूरा परिवार जेल में होता। तो सीधी सीधी बात है, यंत्रणों का उपयोग जो है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं के ऊपर करना, और अगर आपके पक्ष का नेता अगर किसी को गाड़ी से कुचल के भी मार देता है तो उसको सपोर्ट करना, ये अभी का जो सरकार है, इस सरकार का काम अभी का हो गया है। काटके साहब, शरद पवार कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। पहले 155, एक महीने पहले बोला कि हम 155 सीट्स लेके आएंगे, मगर आज शरद पवार जी बोल रहे हैं हम 225 सीट्स लेके आएंगे एमवीए। ये सुपर कॉन्फिडेंस कहां से आया है? क्या आपको लग रहा है कि जो क्लेम्स एक नाथ शिंदे कर रहा है कि मैं पूरे महाराष्ट्र को डेवलपमेंट के राह पर लेके चला हूं, देखो जो पोर्ट कर रहा है पालघर में 1 करोड़ के ऊपर इमीडिएट नौकरी सबको मिलेंगे, जो हाईवे शक्तिपीठ हाईवे जोड़ रहे हैं, समृद्धि हाईवे हमने, महामार्ग हमने, तो पूरे महाराष्ट्र को तो क्या ये डेवलपमेंट प्रोपेगेंडा जो महायुति कर रहा है, किसी को विश्वास नहीं है? क्या शरद पवार जी को ऐसे लग रहा है कि ये टोटल फेलियर है, इसलिए 155 से अभी कह रहे हैं कि एमवीए विल गेट 225 सीट्स? काटके साहब, व्हाई यू सी द चेंज नाउ? एक महीने में इतना बड़ा चेंज? देखिए, शरद पवार जो है वो पूरे महाराष्ट्र की नस जानने वाले नेता है। उनका जितना तजुर्बा है उतनी हम लोगों की उम्र भी नहीं है। उन्होंने तभी से राजनीति शुरू की है, और तब से मतलब शरद पवार जी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी का दाव बीजेपी के ऊपर ही उल्टा पड़ गया। महाराष्ट्र में हमने देखा लोकसभा का इलेक्शन, उस समय जिस समय में मोदी का करिश्मा है, मोदी देश के पीएम है, स्टेट में आपके सीएम है, आपके पास 200 के ऊपर एमएलए साथ में है, एमएलसी साथ में है, पूरा लीडरशिप आपके साथ में है, सेंट्रल एजेंसियां साथ में है, फिर भी आपकी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से कड़ी हार हुई है, तो इससे जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की जनता जो है वो बीजेपी और शिंदेगढ़ से खुश नहीं है, अजित पवार से। महाराष्ट्र की जनता भी जो है वो बीजेपी के ऊपर बड़े गुस्से में है, और ये गुस्सा जो है आने वाले विधानसभा इलेक्शन में निकलने वाला है और दिखने वाला है। तो शरद पवार जी अगर कहते हैं कि 225 के पार अगर एमवीए जाता है, तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, क्योंकि इस प्रकार का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो कॉम्बिनेशन ये बैठा है एमवीए का और इंडिया गठबंधन का, ये कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए बहुत घातक है, और बीजेपी की और शिंदेगढ़ की बड़ी कड़ी हार होने वाली है। जितने गद्दार शिंदेगढ़ के साथ में गए हैं वो सभी लोग जो है अभी पूरी भ्रमित अवस्था में है। जितने लोग राष्ट्रवादी के अजित पवार के साथ में गए वो पूरी भ्रमित अवस्था में है। आपने देखा होगा कि 21 नगर सेवक, पीसीएमसी के 21 नगर सेवक जो है वो शरद पवार के साथ में आए। काफी एमएलए जो है वो उद्धव साहब से अप्रोच कर रहे हैं कि हमको भी साथ में ले लो, लेकिन उद्धव साहब ने क्लियर कर दिया है कि गद्दारों को माफी नहीं, और कोई गद्दार को हम साथ में लेंगे नहीं। तो जहां गद्दारी हुई है वहां पे एमएलए जो शिंदेगढ़ के साथ में गए, वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम तैयार हुआ है, और वहां पे सामान्य लोग जो है वो आने वाले समय में आपको विधानसभा में दिखेंगे। तो संदीप काटके साहब, चलते चलते उम्मीद यही करते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, सजिंदर जैन जी को बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। Thank you so much, sir, for talking to us. Thank you very much. Thank you very much. Namaskar, sir. नमस्ते नमस्ते। Well, I hope these people come out, because I think this is exactly we call a totalitarian state, where we sign that we find the opposition leaders on any pretext being put inside jails for unreasonable long time without a proper reason. जो भी आपके विरोध में उसको उठा करके जेल में डाल दो, और फिर कोर्ट जो है एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट करता रहेगा। तो दो